कोऑर्डिनेटर के रूप में हमारे बीच मुख्य कोऑर्डिनेटर के रूप में श्री राजीव रंजन सर जुड़ चुके हैं। कोऑर्डिनेटर के क्रम में श्री विकास मिश्र सर, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर सीआरसी लखनऊ, श्री अमित कुमार सर, क्लिनिकल असिस्टेंट सीआरसी लखनऊ, आज के इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन हमें प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर हिमांशु दास सर, निदेशक पीडीयू एनआईपीबीडी न्यू दिल्ली एवं सीआरसी लखनऊ के निदेशक श्री रमेश पांडे सर। निश्चित ही आज का यह वेबिनार हम सभी के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक और एक ऐसे बालकों की विशेषज्ञताओं को समझने जानने हेतु प्रेरणा प्रदान करेगा, जिनमें हम ऑडिटरी प्रोसेसिंग की, सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग की बात को देख पाते हैं। सीआरसी लखनऊ अपने संपूर्ण पायदानों से निरंतर यह प्रयास करता रहा है कि वह अपनी वैशिष्टताओं को उत्तर प्रदेश के बाहर भारत के भिन्न भिन्न राज्यों से, भिन्न भिन्न जिलों से हमारे बीच जुड़ने वाले विशेषज्ञों तक कैसे विशेषज्ञताओं को पहुंचा पाए, कैसे हम एक दूसरे के साथ धरातल पर होने वाले वैशिष्ट भाव को समझ सके और एक समावेशी माहौल में शिक्षा को कैसे बृहत्ता की तरफ ले जाएं। इन्हीं भावों को लेकर हम अपनी रचनात्मक गतिविधियों को आपके बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं। मैं कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आदरणीय राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सीआरसी लखनऊ को सादर आमंत्रित करता हूं कि सर आप आए, आज के कार्यक्रम का परिचय एवं मुख्य वक्ता का आमंत्रण करें। आदरणीय राजीव रंजन सर। थैंक यू सर, नागेश सर, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली कुछ नेटवर्क इशू हो गई थी और डिस्कनेक्ट हो गया, सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आज का जो हमारा इस वेबिनार का जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन। और इसके जो हमारे, जैसा कि नागेश जी ने भी बताया, हमारे जो आज के रिसोर्स पर्सन हैं वो हैं मानसी दोषी, जिन्होंने, जो कि AYJ NISSD की एल्यूमिनाई है। उन्होंने मास्टर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी AYJ NISSD, दैट इज अलिया वर्जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के थ्रू से किया है। और ये अभी कार्यरत है डॉक्टर समुतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी में एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। मिस मानसी दोषी का एक्सपर्टाइज इस फील्ड में क्लिनिकल से लेके एकेडमिशियन तक का है, जिन्होंने अपने इस विगत 6 साल 7 साल के कार्य अनुभव में इन्होंने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को, स्टूडेंट को जो पढ़ रहे हैं BSLP, उनको पढ़ाया है। और उनको इवन डिफरेंट रिसर्च गाइड, जो एज ए रिसर्च गाइड जो बोलते हैं, क्लिनिकल केस स्टडीज और बहुत कुछ। मैंने एक दो मैं शायद गलत हूँगा, मैडम का 1-2 चैप्टर एंड इवन देयर आर फ्यू बुक्स व्हिच शी हैव रिटन। सो आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये स्पेशल सब्जेक्ट है सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, क्योंकि हम तो बोलते हैं बच्चे को सुनना आता है, अरे वो सुनता है बोलता नहीं है, क्या है नहीं है, तो इन चीजों को हम समझेंगे कि आखिर सुनता है तो क्या प्रॉब्लम है जो बच्चा नहीं बोल पा रहा या नहीं उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा। तो आई वेलकम अगेन once again Mansi Doshi, and also I welcome all the participants from our department DEPWD, our director Dr. Himanshu Das, director of PDU NIPPD New Delhi, and Sri Ramesh Pandey sir, director of CRC Lucknow, and as well as all the coordinators of this program, all the officials, all the CRC staffs. So in behalf of all the persons, all the officials, and even up from the IT supports, I welcome you all. आप participants से हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं, so आपको आपका बहुत बहुत वेलकम।
मैं सुबह भी सुन रहा था और आप लोगों को नागेश जी ने इस प्रोग्राम में जोड़ा, तो उसके लिए नागेश जी आपको मुबारकबाद भी और धन्यवाद भी कि आपने हमारे इस जो अभी अपकमिंग जो है, आपने अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को जोड़ने के लिए भी धन्यवाद। सो आई वेलकम मानसी दोषी टू स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन। मानसी दोषी, आई वेलकम। थैंक यू सो मच राजीव सर। गुड आफ्टरनून सबको। गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी मैम, इस पर थैंक यू एवरीबडी। ओके, so today's topic is understanding central auditory processing disorders in children। तो इस पे आज हम जरा को समझने की कोशिश करेंगे कि आज एग्जैक्टली ये CAPD होता क्या है, and we will focus on in children what are the difficulties they face or how they are misdiagnosed often। So let's see what is CAPD. Central auditory processing, also seen in the literature as central auditory processing or auditory processing, is the perceptual processing of auditory information in the central auditory nervous system and the neurobiological activity that underlies that processing and gives rise to electrophysiologic auditory potentials। So ये definition basically कहने का ये technical definition है जो कहता है कि सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग एक्चुअली है क्या। जो आवाज हम सुनते हैं वो कान तक पहुंचती है, फिर उस कान से जाके कहाँ तक जाती है। तो जो सुनने की नस से लेके जब दिमाग तक का जो ऑडिटरी सिग्नल का जो प्रोसेसिंग है वो हमारे कॉर्टेक्स में होता है या ब्रेन में होता है, तो उसको हम सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग कहते हैं कि जो ऑडिटरी इंफॉर्मेशन कान से पर पड़ रही है और नस के थ्रू फिर वो कहाँ जाती है, वो हमारे ब्रेन तक जाती है जहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस करते हैं। So central auditory processing consists of mechanisms that preserve, refine, analyze, modify, organize and interpret information from the auditory periphery। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन कान तक आ रहा है, जो कान पे पड़ रही है, उसको मेमोराइज करना या संभाल के जो मैसेज आया है उसको एनालाइज करना कि क्या है, कहाँ का आवाज है, कौवे का आवाज है, बिल्ली का आवाज है, उसको मॉडिफाई करना और उसमें से कोई मतलब निकालना, ये सब काम सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग में होता है। तो मैकेनिज्म्स अंडरलाइन द फॉलोइंग स्किल्स मतलब कि कौन कौन सी चीजें हैं जो सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग में हम लोग जो प्रोसेसेस बोलते हैं वो क्या क्या है। तो फर्स्ट इज ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन मतलब अंतर करना। जैसे दो आवाज आ रही है, अगर हम स्पीच साउंड्स ले ले तो प और ब ये दो अलग आवाज है कि एक आवाज है, ये सब काम जो है वो ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन में आता है। सेकेंड है टेम्पोरल प्रोसेसिंग। टेम्पोरल मतलब टाइम रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड जो भी, जैसे कितने टाइम में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कितने टाइम तक थी, कितने टाइम के बाद गैप था, ये सब जो डिटेक्ट करना है वो इस सब के अंडर आता है। और टेम्पोरल प्रोसेसिंग में ऑडिटरी पैटर्न रिकग्निशन आता है। ऑडिटरी पैटर्न रिकग्निशन मतलब किसी एक पैटर्न में अगर मैं ट्यून बजा रही हूँ, ठीक है, जैसे 1 2 1 2, तो वो पैटर्न जिस ट्यून में मैंने ये ट्यून बजाई या धुन बजाई, उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, रिकग्नाइज करना, वो ऑडिटरी पैटर्न रिकग्निशन में आता है। फिर दूसरे जो टेम्पोरल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिशन है, मतलब जो टाइम से रिलेटेड है, वो है टेम्पोरल इंटीग्रेशन, टेम्पोरल रेजोल्यूशन, टेम्पोरल ऑर्डरिंग एंड टेम्पोरल मास्किंग। ये सब कुछ टेक्निकल टर्म्स होंगी, लेकिन शॉर्ट में अगर मैं आपको इसको बताऊं तो इसका मतलब ये है, टेम्पोरल इंटीग्रेशन मतलब टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मेरे दोनों कानों पे जो इन्फॉर्मेशन आई है वो कितने टाइम में मैंने प्रोसेस की, कितने टाइम में मुझे समझ में आया कि इसने एप्पल बोला है या बनाना बोला है। टेम्पोरल रेजोल्यूशन मतलब कि जैसे कोई आवाज आ रही है उसके बीच में गैप था या नहीं था, ये मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो वो ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है उसके लिए। टेम्पोरल ऑर्डरिंग मतलब जैसे मैंने अगर बोला है कि 1 2 4 5, तो मैंने कौन से ऑर्डर में क्या बोला था, मैंने पहले 1 बोला, फिर 2 बोला, फिर मैंने 4 बोला या 5 बोला, तो किस ऑर्डर में वो चीज हुई थी, वो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं याद रख पा रही हूँ कि नहीं वो ऑर्डर। और टेम्पोरल मास्किंग मतलब जैसे अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हो सकता है पीछे काफी आवाजें आपको आ रही होगी, लेकिन वो टाइम पे आप सिर्फ मेरी आवाज पे ध्यान दे रहे कि किसी और आवाज पे भी ध्यान दे रहे। तो ये सब चीजें हैं, ये जो टेम्पोरल प्रोसेसिंग में आती है। फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है बाइनॉरल प्रोसेसिंग। बाइनॉरल का मतलब है जिसमें दोनों कान इन्वॉल्व हो आपके, या फिर दोनों कान का पार्टिसिपेशन।
ठीक है। तो इस बाइनॉरल प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है उसमें साउंड लोकलाइजेशन एंड लैटरलाइजेशन आता है। बाइनॉरल मतलब ये साउंड लोकलाइजेशन मतलब आइडेंटिफाई करना कि किस डायरेक्शन से आवाज आ रही है, आपके राइट साइड से आ रही है कि लेफ्ट साइड से आ रही है, आगे से आ रही है, पीछे से आ रही है, साइड से आ रही है, डायगनली आ रही है। ठीक है। लैटरलाइजेशन मतलब कि आपको सपोज किसी ने आवाज दी या किसी ने बुलाया तो आपके राइट कान से आ रही है वो ज्यादा आवाज या लेफ्ट कान से। ठीक है। फिर ये जो है वो बाइनॉरल प्रोसेसिंग में आता है। फिर नेक्स्ट है ऑडिटरी परफॉर्मेंस विद कंपीटिंग और डिग्रेडेड अकूस्टिक सिग्नल्स। बेसिकली ये एक्चुअली सब टेक्निकल टेस्ट्स हैं, लेकिन आपको समझने के लिए अगर हम बात करें इसका मतलब ये है कि जैसे मैं एक कान में आपको आवाज दूंगी या फिर मैं उस कान को उसके साथ दूसरी आवाज भी दूंगी सेम कान में, तो आपको सिर्फ ध्यान देना है उसमें से किसी एक आवाज पे। तो वो जो है वो आप कर पा रहे हो ना कि वो क्षमता आपके अंदर है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको राइट कान में दो मैसेज दूंगी, जैसे कि आई वॉन्ट एप्पल और मैं आई वॉन्ट बुक, दोनों एक साथ आपको मैसेज दूंगी। उसमें से मैं आपको बोलूंगी कि जो आपको आइडेंटिफाई करना है वो वाला आप सुन पा रहे हैं कि उसको छांट पा रहे हैं कि नहीं, तो ये ज्यादा जरूरी है। So CAPD may lead to or be associated with difficulties in higher order language learning and communication functions. तो इसके पहले जो हमने देखा वो हमने थोड़ा सा शॉर्ट में ये देखने की कोशिश की कि एग्जैक्टली प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स में कौन सी प्रोसेसेस हमारी ऑडिटरी प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होती है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में कि क्या क्या चीज़ें इससे कोरिलेट होती है या किसी में मिसडायग्नोसिस होता है या कंफ्यूजन होता है, ये हम कोशिश करेंगे देखने की। ठीक है। तो CAPD क्या है? इट इज एसोसिएटेड विद डिफिकल्टीज इन हायर ऑर्डर लैंग्वेज लर्निंग एंड कम्युनिकेशन। CAPD में ये होता है कि जो इनका लर्निंग प्रोसेस होता है, स्पेशली अगर हम अभी केस बात कर रहे हैं ऑब्वियसली बच्चों में, तो वो किस तरह से अफेक्ट होता है CAPD की वजह से, उनका लर्निंग प्रोसेस अफेक्ट होता है, उनकी जो लैंग्वेज की हायर ऑर्डर लैंग्वेज की फंक्शंस है वो अफेक्ट होते हैं, और इन सब की वजह से उनके कम्युनिकेशन पे भी असर पड़ता है। CAPD may coexist with other disorders, example attention deficit, ADHD, hyperactivity disorders, ADHD या language impairment and learning disability। अच्छा, आप लोगों ने अगर अगर रिहैब फील्ड से है तो आपको पता होगा कि लर्निंग डिसेबिलिटी, ये लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, ADHD, ये सब कुछ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है, कुछ लर्निंग डिसऑर्डर्स है। यूजुअली इन सब चीज़ों में CAPD को एग्जिस्ट कर सकता है। को एग्जिस्ट मतलब बच्चे को दोनों चीज़ें हो सकती है। इसलिए आमतौर पे कंफ्यूजन होता है कि बच्चे को ADHD की वजह से वो नहीं ध्यान दे पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, या CAPD है इसलिए वो समझ के नहीं इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर पा रहा है, या इसको लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से उसको दिक्कत हो रही है लर्निंग में स्कूल में। तो इन सब ये स्टेज पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम डिफरेंशियली डायग्नोस करें, या फिर किस तरह से पहले हम सही डायग्नोसिस करें, क्या क्या असेस करें, जिससे हमें पता चले कि ये सब CAPD की वजह से हो रहा है बच्चे में दिक्कत या उसको कोई और दिक्कत है। एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट दैट CAPD इज नॉट ड्यू टू पेरिफेरल हियरिंग लॉस which includes conductive hearing loss, that is outer or middle ear, sensorineural hearing loss at the level of cochlear auditory nerve, या including auditory neuropathy and synaptopathy। एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर उसके नाम में ही बता रहा है कि सेंट्रल डिसऑर्डर है, पेरिफेरल डिसऑर्डर नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसको सुनने में सच कोई दिक्कत नहीं है, पेरिफेरल हियरिंग इज ओके। पेरिफेरल हियरिंग इज अप टू द लेवल ऑफ आउटर हेयर सेल्स। ठीक है। आउटर हेयर सेल्स एक पार्ट है अपने कान के अंदर वाले हिस्से में। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसको कान के बीच, हर कान के आउटर ईयर में, मिडल या इनर ईयर में एज सच कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड इनफैक्ट जब हम CAPD डायग्नोस अगर कभी करते भी है तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि CAPD कैनॉट बी डायग्नोस्ड इफ द चाइल्ड इज हैविंग एनी काइंड ऑफ हियरिंग लॉस। That means you cannot label a child with CAPD if he is having any kind of peripheral hearing impairment or peripheral hearing loss. So central auditory processing and language processing, ये दोनों कैसे interrelated है? The act of processing speech is very complex and involves the engagement of auditory, cognitive and language mechanisms often simultaneously. ठीक है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो आप लोग मैं जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं।
तो जब कोई मैसेज के ऊपर पड़ता है या ऑडिटरी स्टिमुलस कान पे पड़ता है, तब पूरी प्रोसेस सुनने से लेके उसको उसमें से समझने के लेके क्या बोला गया था मतलब निकालने से उसके बाद रिएक्ट करने की पूरी प्रोसीजर है, उसमें काफी चीजें इन्वॉल्व होती है। उसमें से एक ऑडिटरी है पे अभी हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज मैकेनिज्म्स ऑफ सब साथ में काम करते हैं। कॉग्निटिव मतलब समझ कितनी है आपको, जैसे अगर मैं अभी हिंदी में बात कर रही हूँ तो आप हिंदी समझते हैं तो आप समझ के पहचानते तो समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको आइडेंटिफाई हो रहा है। लेकिन अगर मैं किसी और लैंग्वेज में बात करूँ या मेरे से कोई और लैंग्वेज में बात करे कोई जो मुझे नहीं पता है या उस चीज की मुझे समझ नहीं है, तो मुझे आप जो मैसेज बोल रहे हो कान में पड़ तो रहा है लेकिन मुझे कुछ भी उसमें से समझ नहीं आएगा। ठीक है। उसका अलावा वो लैंग्वेज मेरी उतनी लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे अगर मैं सपोज बहुत छोटी हूँ, 2 साल 3 साल का बच्चा है, उसके साथ अगर हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज करके बात करें, हो सकता है उसके पास उतनी वोकैबुलरी नहीं है तो वो ना समझे आप जो बोल रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सीएपीडी है। ठीक है। दूसरी चीज, उसकी समझ उतने वर्ड्स की है, उसको उस लैंग्वेज में समझ है कि नहीं। अगर वो छोटा है 3 साल का है, सिर्फ हिंदी समझता है और हम अगर उसके साथ इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस देंगे और वो ना करे, उसकी सेकेंड लैंग्वेज है इंग्लिश, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो समझता नहीं है, उसको सीएपीडी है। कहने का मतलब ये है कि देर आर मेनी प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग। So before diagnosing or labeling anybody or as having CAPD, we need to rule out all other possibilities, and we should see which factors are taken into consideration before diagnosing the child with CAPD. It is very important. So प्रोसेसिंग इंक्लूड्स बोथ ऑडिटरी प्रोसेसिंग एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है। तो हम देखते हैं सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग विच बिगिंस व्हेन द न्यूरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अकूस्टिक सिग्नल्स are processed after they leave the cochlea and travel through the auditory nerve to the primary auditory cortices of the left and right hemispheres. ठीक है। तो कहने का मतलब सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? न्यूरल रिप्रेजेंटेशन मतलब जो भी आवाज आपकी आई, जैसे ही वो आपके इनर ईयर को छोड़ के कान की नस पे वो सिग्नल पास होता है, वहां से आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है। उसके पहले आपका पेरिफेरल प्रोसेसिंग होता है। ठीक है। तो ये भी एक जरूरी है कोई भी ऑडिटरी सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए। सेकेंड होती है फोनेमिक प्रोसेसिंग, during which acoustic features of the signal are discriminated utilizing phonemic skills such as sound discrimination, blending and segmenting. ठीक है। मेरे कहने का इसमें बेसिकली मतलब ये है कि कोई भी बच्चा हो या कोई इंडिविजुअल भी ले लो आप, तो जो स्पीच आप बोल रहे हो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये सारे तीनों चीजें पार्टिसिपेट करेंगी, तो ही आप उसका मतलब या निकाल सकते हो, एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग said, or you will process the information or the command or whatever instruction that is given to you. So phonemic processing is also, the phonemic skills of the child is also important. And linguistic processing is also happening, so during which meaning is attached to the signal. ठीक है। सो बेसिकली लिंग्विस्टिक प्रोसेसिंग क्या है? जैसे उसमें आप मीनिंग अटैच करना है तो वो आपको उसका लैंग्वेज होना चाहिए कि या उसने हिंदी में मुझे कुछ बोला है और अच्छा आप उसमें से समझोगे कि अच्छा उसने मुझे ये लाने को बोला है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर आपको बोला कि मुझे पानी चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको वर्बली बोल रही हूँ तो ऑडिटरी स्टिमुलस कान पे पड़ा, मैंने पानी चाहिए, तो कान से वो सिग्नल जाएगा अंदर कान के बीच के हिस्से में, फिर अंदर वाले हिस्से में, फिर नर्व में जाएगा, फिर वहां से प्रोसेसिंग आगे चालू होगी। तो उसमें ये तीनों टाइप ऑफ प्रोसेसिंग हेल्प करती है। ठीक है। फोनीम्स जो आप मुझे पानी चाहिए तो म उ जे जो भी है सारे सिलेबल्स है उसमें फोनेमिक प्रोसेसिंग होगा। फिर हिंदी में बोला गया था तो वो पूरा ग्रामेटिकली वो सही है कि नहीं वो सेंटेंस, वो लैंग्विस्टिक प्रोसेसिंग डिसाइड करेगा। और उसमें मुझे पता चला कि नहीं ग्रामेटिकली इफ द सेंटेंस इज करेक्ट देन आई विल इन्फर अ मीनिंग आउट ऑफ इट, सो देन आई विल अंडरस्टैंड उसने बोला है मुझे पानी चाहिए, तब मैं उसको जाके पानी लाके दूंगी। तो ये जो तीनों प्रोसेसेस आपकी जरूरी होती है किसी भी प्रकार का ऑडिटरी इंफॉर्मेशन या ऑडिटरी स्टिमुलाई को प्रोसेस करने के लिए। नाउ सिंस टुडे वी आर टॉकिंग मोर अबाउट चिल्ड्रन, सो हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इन बच्चों में होती है जिससे आप सस्पेक्ट कर सकते हो। आई विल नॉट से डायग्नोस और लेबल,
I will can say suspect कर सकते हैं CAPD, then it will require further screening, differentially diagnosing, and then only at the end we can label a child with having CAPD. Because we have to be very, very careful before labeling or diagnosing any child with any kind of processing disorder or any other disorder. We have to be very careful with our assessment because we are labeling the child. So it is not good if we just label the child based on few assessments and few observations or informally just assessing the child and telling कि नहीं इसको तो CAPD होगा क्योंकि इसको सुनाई तो सब देता है लेकिन समझता नहीं है. We also need to see whether other things are taken care of or no. Okay. So what behavioral characteristics of children with CAPD में हम क्या देख सकते हैं? एक तो difficulty hearing in noisy situations. So उनको क्या होगा, जैसे अभी आप शांत environment में बैठे हो, 1:1 टॉकिंग हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे को, ठीक है. लेकिन जैसे यही बच्चे को अगर आप गार्डन में कहीं ले जाओ या रेस्टोरेंट में ले जाओ, ठीक है, तो उसको नॉइज आ रहा है साथ में तो उसको डिफिकल्टी होगी समझने में, सुनने में कि आप क्या बोल रहे हो सकता है वो आपको बोले कि प्लीज रिपीट करो, तो ये एक चीज हो सकती है, ठीक है. नेक्स्ट है डिफिकल्टी फॉलोइंग लॉन्ग कन्वर्सेशंस. जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर मैंने उसको 2 से 3 छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस दिए तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है. लेकिन जैसे मैंने अगर उसको एक ही टॉपिक पे मैं 4-5 सेंटेंसेस बोल रही हूँ या मैं किसी एक चीज को डिस्क्राइब कर रही हूँ तो थोड़े टाइम के बाद वो अपने साथ होगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद छूट जाती है, वो कहीं खो जाएगा बच्चा, उसको नहीं समझ में आएगा कि क्या बात चल रही है, ठीक है. जैसे अगर मैं किसी एक टॉपिक पे बैठ के पढ़ाई ले रही हूँ मैं बच्चे का, तो उसमें हमने एक टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर किया तो वो थोड़े टाइम तक साथ रहेगा, उसके बाद वो पिछड़ जाता है कि उसको समझ में नहीं आएगा हम किस टॉपिक पे बात कर रहे थे, वो भूल जाएगा, ठीक है. अदर थिंग इज डिफिकल्टी हियरिंग कॉन्वर्सेशंस ऑन द टेलीफोन, ठीक है. अच्छा, टेलीफोन में इनकी दिक्कत क्यों हो सकती है? क्योंकि टेलीफोन में एक तो डिलेड आवाज आती है, प्लस देयर इज नो विजुअल क्यू फॉर द चाइल्ड. विजुअल क्यू मतलब वो आदमी सामने नहीं है जिसके हाव भाव से या वो एक्सप्रेशन से भी वो समझ पाए, तो उसको थोड़ी सी उस पे कन्वर्सेशंस पे डिफिकल्टी हो सकती है. Then they have difficulty learning a foreign language or challenging vocabulary words. ठीक है, जैसे अगर उसकी मदर टंग है या स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उसमें वो ठीक ठाक कर ले रहा है, मदर टंग है उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर ऐसे बच्चे को आप कोई नई लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करो तो उसको डिफिकल्टी होगी. क्यों? क्योंकि उसमें नए नए साउंड्स होते हैं जो उसकी रूटीन में नहीं होंगे, नए स्पीच साउंड होते हैं, नए फोनीम्स होते हैं जो डिस्क्रिमिनेट करने में इनको दिक्कत होती है, ठीक है, अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होती है, ग्रास्प करने में दिक्कत होती है, ठीक है. ओके, अनदर थिंग विच इज दे हैव डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग स्पोकन इंफॉर्मेशन, दैट इज ऑडिटरी मेमोरी डेफिसिट्स. अच्छा, अभी बहुत लोगों को मेमोरी मतलब एक ही चीज लगती है कि मेमोरी मतलब जो हुआ है उसको ये याद है कि नहीं, वो याद है कि नहीं. ओनली यूजुअली व्हेन वी टॉक अबाउट मेमोरी we often refer to only long term memory. 2 साल पहले ये हुआ था, 2 साल पहले ये हुआ था. Actually memory is of 2 types, in fact many types, ठीक है. सबसे पहले तो one is auditory memory, there is visual memory, and then there is auditory visual memory also, plus then there is auditory visual sequential memory also. So currently if we go to see, children with CAPD will have difficulty in auditory memory. Auditory memory मतलब आपने उसको कुछ बोला है, वो कुछ टाइम के बाद भूल जाएगा, ठीक है. इन जनरल फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विजुअल मेमोरी इज बेटर, ऑडिटरी इज पुअर. व्हाई? बिकॉज विजुअल यू कैन सी, ठीक है, एंड स्पेशली इन चिल्ड्रन विद CAPD देयर विजुअल मेमोरी इज बेटर, ऑडिटरी मेमोरी इज पुअर, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल में अगर आपको समझाने के लिए बोलूं तो स्कूल में टीचर अगर बोर्ड पे लिख के पढ़ा रही है, बोर्ड में लिखा हुआ है तो वो ज्यादा उसको अच्छे से समझ में आता है, पर टीचर अगर ओरली सिर्फ पढ़ा रही है या उसने ओरली कोई आंसर या कुछ डिक्टेट किया है तो उसमें वो बच्चे को डिफिकल्टी होती है, ठीक है. तो कहने का मतलब है कि दे हैव डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग ऑडिटरी स्टिमुलस, दैट इज स्पोकन इंफॉर्मेशन. रिटन इंफॉर्मेशन दे कैन रिमेम्बर फॉर अ longer period of time. Okay, now they have difficulty taking notes.
नोट्स मतलब जैसे मैं अभी लेक्चर दे रही हूँ, हो सकता है कुछ लोग कुछ चीजें राइट डाउन कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी मेरा पीपीटी भी चल रहा है प्लस आई एम टॉकिंग, so it is little easier for everybody. But when I am not giving you any visual presentation, I am just talking orally. तो when I am talking, बहुत लोग नोट्स लिखते हैं कि ये important topics लिख दिए, लेकिन ये ही चीज चिल्ड्रन विद सीएपीडी को डिफिकल्ट लगता है। क्यों? बिकॉज एज वी हैड स्पोकन इन अर्लियर स्लाइड्स, टेम्पोरल प्रोसेसिंग इज अ प्रॉब्लम। टेम्पोरल मतलब टाइम रिलेटेड, मतलब मैं जो टाइम लेती हूँ एक चीज को प्रोसेस करने में, सीएपीडी चाइल्ड है उसको वो ज्यादा टाइम लगता है वो चीज प्रोसेस करने में। इसलिए सपोज मैं टीचर हूँ और मैंने बोला कि 4-5 वर्ड्स मैंने बोले डिक्टेशन में, तो जब तक वो पहला वर्ड सुन के समझेगा तब तक मैम ऑलरेडी 2 वर्ड्स और बोल चुकी होगी, तो उसको कंफ्यूजन होता है, फिर वो इसीलिए मिस्टेक्स करता है, और फिर टीचर को लगता है कि ये पढ़ाता नहीं है, इसको समझ में नहीं आता, ये गलतियां करता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स करता है। दिस इज वेरी कॉमन in children with CAPD. When common is complaint from school also, कि they don't understand instructions, they don't understand when I'm telling, they don't take notes, they do mistakes while taking down notes. But same notes when written on a blackboard, they are very well able to copy down properly. Okay. Next, they have difficulty maintaining focus on an activity. If other sounds are present, child is easily distracted by other sounds in the environment. Very common in CAPD children. किसी एक चीज में फोकस करना उनको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, एंड एनी काइंड ऑफ ऑडिटरी स्टिमुलस विच इज कमिंग इन द बैक, they will get distracted easily. Basically, that filtering of information auditorily, that is a problem for such children. Okay, मतलब जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो खिड़की के पास बैठे हैं, बाहर से किसी का भी आवाज आया, गाड़ी की आवाज, हॉर्न का आवाज आया, या कोई बर्ड आके वहां पे बैठ के चींची कर रहा है, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड देन ही इज लॉस्ट। ओके, सो अभी क्या है, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ, हो सकता है आपके पीछे पंखे का अरे उसका आवाज आ रहा हो, या किसी एसी का सपोज आवाज आ रहा हो, ठीक है, तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, आप मैं जो बोल रहे हो उस पर ध्यान देंगे। तो दैट एबिलिटी ऑफ filtering what is required and concentrating only on what is required and ignoring the other sounds, that ability is little bit a problem for children with CAPD. Okay, they also have difficulty with organizational skills. ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स मतलब जैसे पजल्स वगैरह है ना, पजल एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल होगा पजल में, उसमें हम विजुअल अगर एग्जांपल ले ले, पजल में क्या होता है, बहुत सारे एक बड़ा पिक्चर होगा, वो बहुत सारे टुकड़ों में होता है, तो उस टुकड़ों को मैं ज्वाइन करके पूरा पिक्चर मुझे समझ में आएगा। तो ये एबिलिटी इन बच्चों में थोड़ी सी कम होती है। सिमिलर एग्जांपल इफ यू टेक इन दी ऑडिटरी स्टिमुलस, अगर मैं एक चीज को तोड़ तोड़ के उनको बोलूं, देन दे विल गेट पार्ट्स में से होल नहीं बना पाते वो, ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको पजल्स के इतने सारे पीसेस है, उस जोड़ में वो एक्चुअली वो ओवरऑल वो कौन सी चीज की पजल है, या इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, दैट मैसेज इज व्हाट, दैट दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। Okay, now they also have difficulty following multi-step directions. What is multi-step directions? जैसे मैं अगर उनको एक इंस्ट्रक्शन दूं वो कर देंगे ऑडिटरीली, ऑब्वियसली हम लोग ऑडिटरी इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो ऑडिटरीली ही, तो अगर मैं उन लोग को एक इंफॉर्मेशन दूं कि ये लेके आओ, तो ही विल गेट, ही और शी विल गेट, बट इफ आई गिव देम कि ये लेके आओ और ये उधर रख देना, हो सकता है वो 2 कमांड्स भी कर ले, but if I give them 3 to 4 commands, then there will be a problem, or then there will be a confusion कि ये करना था कि क्या करना था। Another simple example अगर मैं आप लोगों को दूं, तो मैं उसको बोल, सपोज मैंने उनको बोला किसी को कि जाओ तुम मार्केट से चॉकलेट, बिस्किट और टमाटर लेके आना, और मैंने उनको नंबर भी बताया, जैसे 5 चॉकलेट, 2 टमाटर और 4 बिस्किट लेके आना, then there is confusion. He may get 4 टमाटर्स, 2 बिस्किट्स, ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट इज द डिफिकल्टी इन डायरेक्टिंग, सस्टेनिंग और डिवाइडिंग अटेंशन, ठीक है,
इनको ऑब्वियसली हमने ऑडिटरी अटेंशन इश्यूज होते हैं तो उस पर हमने बात कर लिया है। तो इस पर डिफिकल्टी इन डायरेक्टिंग, सस्टेनिंग और डिवाइडिंग अटेंशन में क्या आता है कि अगर मैं बोल रही हूँ और बाकी लोग भी बोल रहे हैं, जैसे अब कहीं और ग्रुप में, तो मैं सिर्फ बोल रही हूँ, उस पर सिर्फ ध्यान देना उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। कि मैं अगर बोलूँ कि अब तुम और कुछ मत सुनो, सिर्फ मैं बोल रही हूँ उस पर सुनो, तो वो ध्यान नहीं दे पाएंगे। फिर अगर मैं 10 मिनट बोल रही हूँ तब तक ठीक है, फिर 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर आई एम टॉकिंग, दे आर नॉट एबल टू सस्टेन, सो आफ्टर सम टाइम दे आर लॉस्ट, they are not paying attention to what I am saying, they are paying attention to everything else but me। ठीक है। और अगर जैसे डिवाइडिंग अटेंशन इज अ प्रॉब्लम फॉर देम, डिवाइडिंग अटेंशन का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जैसे वो कुछ काम कर रहे हैं, उसके साथ मैं उसी के बारे में इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, चलो अब इसको ऐसे नहीं, अब इसको ऐसे करो, तो वो करते करते मेरी बात नहीं सुन पाएंगे, वो पहले रुक जाएंगे, फिर सुनेंगे मैंने क्या बोला, फिर वापस काम स्टार्ट करेंगे। ओके, सिंपल एग्जाम्पल है। सेकेंड, next is what is difficulty with reading and or spellings। ठीक है, ये रीडिंग में थोड़ा सा डिफिकल्टी जाता है बिकॉज उनको पढ़ने में और स्पेलिंग्स में, सिंस ऑडिटरी प्रोसेसिंग इज अ प्रॉब्लम, वन ऑफ देम जैसे हमने बताया था, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन इज वन ऑफ द प्रोसेसेस, दे माइट हैव डिफिकल्टी इन दैट। और ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन में प्रॉब्लम होगा मतलब उनको फोनीम्स में कंफ्यूजन बहुत होता है, दैट प ब एक ही लगता है, कभी कभी त ड एक ही लगता है। तो इफ देर इज फोनिम कंफ्यूजन देन देर विल बी ऑब्वियसली स्पेलिंग मिस्टेक्स ऑल्सो, बिकॉज जो हम सुनते हैं वही तो हम लिखेंगे या वही हम बोलेंगे, इट इज लाइक दैट। ओके, इफ आई एम नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट ऑडिटरीली बिटवीन टू थिंग्स और टू साउंड्स और फोनीम्स, similar mistakes I will do while writing it down also or while talking also। ठीक है, it is like that। Then difficulty processing non-verbal information, example lack of music appreciation। ओके, जैसे म्यूजिक ऐसी एक चीज है जो हम लोग सब अप्रिशिएट करते हैं, उसमें रिदम रहता है, उसमें देयर इज अ नाइस टोन एंड इट इज वेरी सूदिंग, बट चिल्ड्रन विद CAPD दे माइट नॉट अप्रिशिएट दैट मच बिकॉज दैट इंटोनेशन जो है, टोन परसेप्शन जो बोलते हैं, या फिर पैटर्न रहता है उसमें म्यूजिक का, इसका, वो सब हमने देखा, टेम्पोरल एस्पेक्ट इज अ प्रॉब्लम। सो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन म्यूजिक, एंड इफ दे हैव टेम्पोरल प्रोसेसिंग इश्यूज दे विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट द म्यूजिक दैट मच। ठीक है, तो ये कुछ चीजें, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर जिस्ट ऑफ व्हाट इन चिल्ड्रन विद CAPD वी कैन सी। Along with this, if I want to add, then they can also have some mispronunciation or they can also have few articulation errors, जो मैंने आपको इसके पहले बताया था कि उनकी बोली हो सकता है साफ ना हो, for the similar reason that they are not able to discriminate between sounds, so that is how they carry forward those sounds in spellings also, and in pronouncing also, and in writing also, and in reading also। Okay, so these are the few things which they will have। So mispronunciation is also one of them। Now, what are the causes? Now, causes, this is in general I have mentioned, but we will obviously talk about in children also in deep। Normally, what is the causes of CAPD? If you see, then there is some age-related changes in your central auditory nervous system। ठीक है, CNS function obviously ये factor होगा adults में। Now genetic determinants are also there। genetic determinants भी है जो बच्चों में हम लोग obviously important हो जाता है कि कुछ genes ऐसे होते हैं जिनकी वजह से CAPD इनको हो सकता है। Okay, now there are other neurological disorders or diseases और damage हो गया, कभी brain injury हो गया, है ना, meningitis, head trauma, cerebrovascular disorders which is not seen in children but this is in general the etiology, it is seen in adults। Then degenerative diseases, mainly in children if you go to see, then there any kind of meningitis है, head trauma है, seizure disorders है। ठीक है, कोई और इनको CNS का कोई disorder है, central nervous system का, congenital, and then there is any exposure to neurotoxins like heavy metals and organic solvents, and all these things can lead to CAPD। Then if there is neuromaturational delay secondary to deafness or auditory deprivation, now this could be a factor in children। Okay, सेकेंडरी या तो डेफनेस है कंप्लीट, या तो ऑडिटरी डिप्राइवेशन है, मतलब लिसनिंग इतना डेवलप ही नहीं हुआ है। ओके, इतना एक्सपोजर ही नहीं मिला है, देयर इज न्यूरोमैचुरेशनल डिले, देयर इज, देन दैट कुड लीड टू CAPD। ऑटोलॉजिक डिसऑर्डर, डिजीज, इंजरी,
एग्जाम्पल ऑडिटरी डिप्राइवेशन सेकेंडरी टू रेकरेंट ओटाइटिस मीडिया। ऑडिटरी डिप्राइवेशन मतलब ऑडिटरी स्टिमुलस ही नहीं उनको मिल रहा था। रेकरेंट ओटाइटिस मीडिया इज बेसिकली, जिनको नहीं पता है, वो एक टाइप का मिडल ईयर इन्फेक्शन है जिसमें कान बहुत अक्सर बहता रहता है, इंटरमिटेंट भी होगा। तो इसमें ये होता है कि बच्चे को बीच बीच में टेम्पररी हियरिंग लॉस होता है, रिजॉल्व हो जाता है, फिर वापस होता है। सो ऑल दीज फैक्टर्स, इंटरमिटेंट हियरिंग में इट लीड्स टू डिप्राइवेशन इन ऑडिटरी फ्रेश ऑडिटरी प्रोसेसिंग। ठीक है, इट इज नॉट दैट गुड, क्योंकि बीच में डिप्राइवेशन होने की वजह से बीच में ऑडिटरी इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है, फिर जब हियरिंग ठीक हो जाती है फिर वापस सुनने लगते हैं, then whatever it is very confusing for the child. Okay, now there are other prenatal and neonatal factors also if we go to talk about. So one of them is anoxia or hypoxia. Hypoxia और anoxia is basically जो हम बोलते हैं ना कि ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचा बर्थ के वक्त, so that could lead to any, obviously that will lead to any brain damage or hypoxic component is there, then there is no development of the milestones are delayed, there is no development, the normal brain development is getting affected because it happened during birth. Then there is cytomegalovirus, it is a virus which affects the, and usually it is very common in children, so it is one of the high risk factors also, so we need to be careful. Any kind of, it's a kind of infection. Then if there is hyperbilirubinemia, then there is low birth weight, prematurity, or there is any kind of prenatal drug exposure. So all these things are the factors which affect the child during birth, which can lead to CAPD. अगेन जैसे मैं आपको बता रही हूँ, विच कैन लीड टू मतलब जरूरी नहीं है कि ये है तो CAPD हमेशा होगा ही होगा। These are the factors which could lead to CAPD. हो सकता है इन सब की वजह से हो। ठीक है, अच्छा CAPD, अब ये मेन क्वेश्चन हो जाता है कि बच्चों में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऑब्जर्व कर ली, हमको कुछ कॉजेज भी पता है, हमने देख लिया ओवरऑल CAPD एक्चुअली होता क्या क्या प्रोसेसेस इनकी अफेक्टेड होती है। तो इनमें असेसमेंट किस तरह से करें जिससे हमें समझ में आए कि बच्चे को CAPD हो सकता है। So in assessment there is always team approach in children, and in case of any diagnosis of any kind of auditory processing or auditory disorders, a team approach or a test battery जैसे हम बोलते हैं, it is very important because we have to be very careful in assessment, because based on our assessment our management always starts, so we have to be very careful. Now, audiologists are responsible for evaluating and diagnosing problems in the reception or transference of auditory signals in the peripheral auditory system and the CNS. ऑडियोलॉजिस्ट मतलब जो हम लोग होते हैं, जो हियरिंग स्पेशलिस्ट जिनको बोलते हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवैल्यूएटिंग एंड डायग्नोसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द पेरिफेरल ऑडिटरी सिस्टम एंड द CNS। मतलब अगर हियरिंग से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो या जो हियरिंग ठीक है उसके बाद अगर ऑडिटरी प्रोसेसिंग में भी अगर कोई दिक्कत है, वो फाइंड आउट करना एक ऑडियोलॉजिस्ट का काम होता है by assessing the different auditory processes. Because as an audiologist, when we study, we don't only study up to the outer ear or middle ear or inner ear. ऑडिटरी पूरा पाथवे जो है आपका बाहर के कान से लेके ऊपर ब्रेन तक का जो भी पूरा पाथवे जो है वो हम डिटेल में पढ़ते हैं, और उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी तो एन ऑडियोलॉजिस्ट इज द एक्सपर्ट whom you can approach. Now next, there are SLPs, that is language pathologists are responsible for evaluating and diagnosing problems in the linguistic processing of the auditory signal. Okay, now speech language pathologists भी हम क्यों जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि अगर there is linguistic processing the problem है, जैसे फोनिमिक प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहा है, फोनीम्स नहीं परसीव कर पा रहा है, in spite of everything else being okay, then what exactly language issues are there with the child? ठीक है, बिकॉज CAPD चाइल्ड में लैंग्वेज एज सच डिले नहीं होता है, ठीक है, बट देर इज लैंग्वेज में देर इज डेफिसिट इन द क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज, नॉट क्वांटिटी. देर कुड बी अ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर एंड देर कुड बी अ लैंग्वेज डिले एंड एवरीथिंग, बट इफ द चाइल्ड सब बोलना भी टाइम से लगा, सब ठीक है, लेकिन अगेन अब कुछ टाइम से स्कूल जब से जाने लगा तब से कंप्लेन आ रही है कि ये ठीक से समझता नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स करता है,
auditory information processing, there is command following and all is affected, then you need to assess. Is it only because of language delay or there is any other issue? So audiologists and SLPs share responsibility for diagnosing problems in the phonemic processing of the auditory signal because everything is interrelated. So both SLPs and audiologists have to work together to find out what exactly is the issue. Assessment, basically, if we do the screening. So screening can be accomplished using abbreviated test protocols. A number of questionnaires and checklists are available to probe auditory behaviors related to academic achievement, listening skills and communication, and to allow for systemic observation of listening behavior. ठीक है, एक चीज आप लोग समझिए कि हियरिंग एंड लिसनिंग में फर्क है. ठीक है, हियरिंग जो हम लोग बोलते हैं वो हो गया सिर्फ पेरिफेरल हियरिंग, जो हमने सुना इतना ही उसमें है, आवाज आई कि नहीं आई उससे आगे कोई मतलब नहीं होता हियरिंग में. लिसनिंग व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज I am paying attention to what you are saying and I am understanding what you are saying. That means I am listening to you. बहुत बार हमारे साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा कि हम किसी क्लास में बैठे हैं, हम सोच कुछ और रहे हैं और सामने लेक्चर चल रहा है. इसका मतलब क्या होता है कि हम सुन रहे हैं लेकिन ध्यान से नहीं सुन रहे हैं. वी आर हियरिंग बट वी आर नॉट लिसनिंग. ओके, सो बोथ स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट and both things need to be assessed. And when listening skills are involved in processing, so we need to assess the listening skills of the child. And how we can assess? So there are different protocols, many tests and everything जिनकी डिटेल में हमें अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए CAPD के लिए बहुत सारी टेस्ट्स भी है, स्क्रीनिंग चेकलिस्ट्स भी है, क्वेश्चनियर्स भी है, जिसके बेसिस और स्कोरिंग के बेसिस पे आप इतना एटलीस्ट प्रेडिक्ट कर सकते हो कि बच्चा एट रिस्क है CAPD के कि नहीं. जिसके बाद आप ऑब्वियसली डिटेल्ड असेसमेंट या इवैल्यूएशन कर सकते हो. बिकॉज it is a child, so putting the child through unnecessary testing is also not advisable. It is very traumatic for the child, for parents and everybody. So screening can be done, checklist and questionnaires can be administered, in which if the child is passing, then we know that he is not at risk, then we just let the child go for another routine test, maybe learning disability का assessment detail में और करा लीजिए. Okay, but if the child is at risk, then we know, okay, we need to do all the tests in detail. So audiological evaluation, if you see, then there is behavioral, in what assesses the functional capabilities of the auditory system, auditory discrimination tests to assess the ability to differentiate similar acoustic stimuli that differ in frequency, intensity, and or temporal parameters. So in this, what we do is, what audiological evaluations and audiologists will do to diagnose or to, screen or whatever for CAPD is this. So functional capabilities of different auditory system के लिए हमारे पास different authors ने दिए हुए different tests है, auditory discrimination tests है. ठीक है, discrimination tests होती है, कुछ processing की temporal की tests होती है, temporal process assess कर. Basically there are different tests that will assess different processes of the auditory processing CNS, मतलब central auditory processing nervous system. Okay, then there are temporal processing and patterning tests to assess ability or analyze acoustic events over time. उसके पहले हमने देखा that different frequency, तो तब हमारा एम है ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन देखना, तो वो टेस्ट उस तरह से बनी होती है. फिर हम टेम्पोरल प्रोसेसिंग देखना चाहते हैं तो टेम्पोरल प्रोसेसिंग की टेस्ट उस हिसाब से बनी है, जो टाइमिंग में सिर्फ डिफरेंस होगा और वो सब टेस्ट में वो बच्चे को वो डिटेक्ट करना है. ओके, then there are dichotic speech tests to assess the ability to separate binaural separation or integrate disparate auditory stimuli presented to each ear simultaneously. जिनको नहीं समझ में आ रहा है, ये टेक्निकल है बहुत. डाइकोटिक टेस्ट, डाइकोटिक स्टिमुलस मतलब कि हम दो स्टिमुलाई देंगे साइमल्टेनियसली दोनों कानों में एक हेडफोन के अंदर, और हमारा क्या एम है उस हिसाब से उसको आप बाइनोरल सेपरेशन के लिए यूज कर सकते हो या इंटीग्रेशन के लिए. बाइनोरल सेपरेशन मतलब कि आप बच्चे को बोलोगे तुम्हें मुझे सिर्फ वही बताना है जो तुमने राइट ईयर में सुना, तुम्हें यही बताना है जो तुमने लेफ्ट ईयर में सुना. ठीक है, दैट इज बाइनोरल सेपरेशन टेस्ट करता है. अगर बच्चा बता पा रहा है मतलब ही हैज पास्ड, अगर नहीं बता पा रहा है मतलब ही हैज डिफिकल्टी इन सेपरेटिंग इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम
बोथ साइड्स। ओके, एक चीज आप यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि हम एक कान से नहीं सुनते हैं, ठीक है, हम दोनों कान से सुनते हैं। जो भी आप या मैं अभी भी बोल रही हूँ या कोई हमें बोलता है, वो दोनों कान से वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में जाके मिलती है। तो राइट ईयर से इन्फॉर्मेशन आएगी और लेफ्ट ईयर से जो लेफ्ट साइड से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, दोनों को मिला के हम उस चीज का मतलब निकालते हैं कि भैया इसने एप्पल बोला या बनाना बोला, ठीक है। सो दिस बाइनोरल इंटीग्रेशन इज प्रिसाइसली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। जो राइट साइड से इंफॉर्मेशन से आ रही है और लेफ्ट साइड से इंफॉर्मेशन आ रही है, वो दोनों को मिला पा रही है, वो प्रोसेस चेक करता है। वो नहीं कर रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ है। बाइनोरल सेपरेशन मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड आपने दोनों ने साथ में दिया है, आप उसको बोलोगे सिर्फ राइट साइड का बताओ, तो वो छाट पा रहा है कि नहीं पा रहा है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। Monaural low redundancy speech tests to assess the recognition of degraded speech stimuli presented to 1 year at a time, including speech in noise, speech in competition, low pass filter speech और compressed speech. Okay. इसमें इतना कुछ वो नहीं है, लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन कहने का मतलब है आप उसको स्पीच टेस्ट, ये कुछ टेस्ट ऐसी होती है जिसमें आप मैसेज के साथ पीछे नॉइज दोगे, नॉइज होगा या फिर लो पास हो गया, हाई पास फिल्टर्ड नॉइज दोगे, या फिर उसी के साथ एक और स्पीच मैसेज दोगे और उसको आप टारगेट वाला स्पीच मैसेज बोलने को बोलोगे। बेसिकली आप डिफिकल्ट टास्क देते हो ये देखने के लिए कि उसकी ऑडिटरी स्किल है कि नहीं, लिसनिंग स्किल है कि नहीं, कि आपने जो टारगेट बोला है वो उसमें से वो छाट के निकाल पा रहा है कि नहीं। ये बच्चे का बस टास्क होता है। ओके, फिर आपको फिल्टर्ड स्पीच दोगे जिसमें से आपने बीच के 2-3 साउंड्स निकाल दिए हैं, वर्ड्स निकाल दिए हैं, और बच्चा बता पा रहा है प्रिडिक्ट करके कि क्या सेंटेंस है क्या, ठीक है। जैसे मुझे पानी पीना है, ठीक है, तो हो सकता है पानी को मैंने थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दिया और मुझे पीना है ऐसे करके कुछ आया, और पानी का जो है वो थोड़ा सा धुंधला सुनाई दे रहा है। तो क्या बच्चा उसमें से पहचान पा रहा है कि वो वर्ड पानी है? ये सब फंक्शंस, ये सारे टेस्ट देखते हैं जिससे आपकी लिसनिंग स्किल्स असेस होती है, ठीक है। फिर बाइनोरल इंटरेक्शन टेस्ट टू असेस द एबिलिटी टू कंबाइन complementary inputs distributed between the years, synthesizing intensity, time or spectral differences of otherwise identical stimuli presented simultaneously or sequentially. कुछ नहीं, इसमें बेसिकली इंटरैक्शन वाली जो टेस्ट है वो ये असेस करती है कि क्या आप दोनों कान से जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें से दोनों को मिला के उसमें से एक पूरा सेंटेंस बना पा रहे हैं कि नहीं। अगर एक कान में मैंने आधा दिया है, दूसरे कान में मैंने उसी का दूसरा आधा दिया है, तो वो दोनों मिक्स होके आप वो पूरा सेंटेंस आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं। सो इट इज वन ऑफ द टेस्ट व्हिच सीज दिस आल्सो ऑडिटरी प्रोसेस कि वेदर दैट एबिलिटी इज देयर इन द चाइल्ड और नो। देन देयर आर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल असेसमेंट आल्सो, जिसमें इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मतलब वही जिसमें बच्चे को एज सच कुछ नहीं करना है। अभी जो हमने देखा वो बिहेवियरल टेस्टिंग थी, इसमें बच्चे को खुद रिस्पॉन्ड करना है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिक में क्या होता है कि बच्चे को खुद रिस्पॉन्स नहीं करना है, सारा काम मशीन करती है, या फिर उसकी जो ब्रेन का जो एक्टिविटी रिकॉर्ड होगा उसके बेसिस पे आप अंदाजा लगाओगे उसके सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे का, ठीक है। सो बेसिकली देयर आर अदर थिंग्स आल्सो, देयर आर डिफरेंट टेस्ट लाइक एवीआर है, एमएलआर, एलआर। बेसिकली दीज आर टेस्ट जिनकी डिटेल में अभी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन बोलने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए ये सारे टेस्ट भी आप यूज कर सकते हैं, जो आपको आइडिया देगी कि आपके हायर ब्रेन स्टेम मतलब हायर ब्रेन में कॉर्टेक्स लेवल पे क्या क्या हो रहा है, वहां पे कोई दिक्कत है कि नहीं है, वहां पे जो मैसेज जा रहा है और जो रिस्पॉन्स आपके कलेक्ट हो रहे हैं, is it normal or it is not normal. So basically electrophysiologic measures may be useful in cases where behavioral procedures are not feasible. Example, very young children, infants या non-English speakers. देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, दिक्कत ये है कि जो टेस्ट है वो मोस्टली सब इंग्लिश में अवेलेबल है। अच्छा, सारी जो टेस्ट इंग्लिश में है, हमारे यहाँ कंट्री ऐसी है जहाँ इतनी लैंग्वेजेस बोली जाती है, सब टेस्ट तो कोई इंग्लिश में, हिंदी में नहीं है, ये नहीं है, तो इंग्लिश में सब नहीं कर पाएंगे। देन एट दैट टाइम मॉडिफिकेशन इज डन इन दोज टेस्ट और इन दैट नेटिव लैंग्वेज अडेप्टेड फ्रॉम दैट टेस्ट एंड इनफॉर्मल असेसमेंट इज डन, और
such electrophysiologic tests are done where the speakers जैसे बच्चे को कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन ही, इससे आपको आइडिया मिल सकता है। स्पीच एंड लैंग्वेज असेसमेंट भी ज़रूरी है, ठीक है, बिकॉज अगर आपको बच्चे को, जैसे मैंने पहले भी बोला, मैं अभी भी वही बोल रही हूँ, CAPD अगर आपको डायग्नोस करना है, हर चीज़ आपको रूल आउट करनी पड़ेगी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई कहीं इसकी वजह से तो ये दिक्कत नहीं है, सो वी नीड टू रूल आउट एवरीथिंग। So comprehensive speech and language assessment includes assessment of spoken and written language both. Phonemic awareness का भी आप assessment करोगे, क्योंकि अगर वो सब ठीक है और फिर भी दिक्कत है, then we know कि चलो ये शायद CAPD का केस हो सकता है। ओके, सो फोनोलॉजिकल, वर्किंग मेमोरी, फोनेटिक, उसका डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं, रिटन लैंग्वेज का, स्पोकन, सबका आप डिटेल असेसमेंट करोगे, ये देखने के लिए कि भैया ये सब चीज़ें अगर विद इन नॉर्मल लिमिट्स आई है, फिर डेफिनेटली देन we can say that it could be a CAPD issue with the child. अच्छा, आप ट्रीटमेंट की बात करें तो नीड्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसेसेस, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उस जो चीज़ें आपको असेसमेंट के वक्त लगी कि ये सब चीज़ें वो नहीं कर पा रहा है, वही आपके गोल्स बन जाएंगे कि जो डेफिसिट्स बच्चे में है वो मेमोरी में है या फिर प्रोसेसिंग में है या फिर इंटीग्रेशन में है या फिर सेपरेशन में है, दैट विल बिकम योर गोल्स फॉर थेरेपी विद दैट चाइल्ड। उसकी आपको बहुत डिटेल में केस हिस्ट्री लेने की ज़रूरत है, related speech language and psychoeducational assessment data, everything should be handy with you if you want to make the treatment plan for that child. Then remediation of those deficit skills, how you will work upon. Okay, then the management of the disorders impact on the individual. So if that CAPD is impacting that child in any form, then we need to see how we have to take that also into consideration and we need to work. जैसे कभी कभी उसको किसी ने इतना चिढ़ाया है बच्चे को कि उसको साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन और उसकी भी ज़रूरत है, तो for that also we need to, that should also be included in your treatment goal, and for that also we need to refer the child to appropriate therapist or whoever is responsible, so that we need to see the overall management of the child and not only what is pertaining to us. So treatment approaches should be based on the best available evidence, follow learning principles. जो आपके पास एविडेंस में है कि बच्चे को हाँ इस चीज़ में डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि दिक्कत है, उस पर आप पहले वर्क करोगे और अप्रोच भी आपका वैसा ही होना चाहिए। जो भी फंक्शनल डेफिसिट्स है उस पर पहले वर्क करें, जो उसको डे टू डे रूटीन में दिक्कत कर सकती है पहले उस पर वर्क करना चाहिए, ताकि उसको एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में, स्कूल में, घर में, एकेडमिक में कहीं पे भी दिक्कत ना आए। तो फर्स्ट वर्क ऑन दोज गोल्स। ओके, देन इट कैन ऑकर इन मल्टीपल सेटिंग्स, होम, क्लासरूम, वर्क प्लेस, कम्युनिटी, सब जगह। मतलब कहने का मतलब है जरूरी नहीं आप जो घर पे करा रहे हो, क्लिनिक में करा रहे हो, सिर्फ वही उधर तक ही नहीं रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए आपका ट्रीटमेंट अप्रोच। ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को घर पे, स्कूल में, सब जगह वो हेल्प करें। ओके, सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं कि CAPD क्या है या फिर बच्चों में क्या क्या है, always keep few things in mind. So what is the take home message? That CAPD is a very critical word and a disorder which is not easily diagnosed. Many often नहीं, most of the time अगर आप देखें तो ऐसे बच्चों को मिसडायग्नोस किया जाता है, लेट डायग्नोस्ड किया जाता है, या फिर लेबल गलत तरीके से किया जाता है। ओके, एंड इट इज अ वेरी क्रिटिकल इशू ऑल्सो। सो अ डिटेल्ड इवैल्यूएशन and observation on the part of, not only on the part of parents or the clinician, but everybody, teachers and everybody, and clinician especially, उस ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस के बाद ही आप सही डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हो। दैट इज वाई एज आई सेड कि स्कूल में ऑफन पेरेंट्स आएंगे कंप्लेन के साथ कि स्कूल में टीचर बता रही है कि ये ऐसा ऐसा है, ये ध्यान नहीं देता है, ये बहुत मिस्टेक्स करता है, डिक्टेशन में हमेशा इसको कम मार्क्स आते हैं, टीचर बोलती है कि मैं इंस्ट्रक्शंस देती हूँ क्लास में, ये सब फॉलो करते हैं, ये नहीं फॉलो करता है, इसको समझ में नहीं आता है। ओके, एंड एज फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत टाइम CAPD और लर्निंग डिसेबिलिटी में मिसडायग्नोसिस होता है, कंफ्यूजन होता है, बिकॉज देयर आर मेनी ओवरलैपिंग सिम्टम्स एंड साइंस. So moral of the story is we have to be very careful
before you diagnose or label the child with CAPD. As you have seen, many characteristics will match with ADHD also, with match with learning disability also, with cognitive impairment also. Okay, so there is a certain prerequisites that your hearing has to be okay, everything else is okay, and then if everything is okay and nothing is working out, and then you administer the checklist or a screening test and you see he's at risk, then you do detailed CAPD testing of every process, then you come to know कि चलो इसको CAPD के issues है. So then that is how we need to see कि how CAPD can be misdiagnosed and how such children actually require proper attention, and then proper labeling the child is not enough. What is the further what we can do for the child which will help the child in daily routine and in academics? That is the main concern here. Okay, so that's all from the presentation from my side. Thank you, Mansi ji. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Any questions from the participants? Can आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. नागेश जी, आप हैं? जी सर, जी सर. हमारे प्रतिभागियों में से अगर किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न है तो आपकी कमांड ऑन की जा रही है. आप अपनी तरफ से माइक्रोफोन अनम्यूट कर सकते हैं. अनम्यूट करके अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मैम के समक्ष 1, 2 या 3 प्रश्नों को रखें. समय की बाध्यता को देखते हुए हम एक्सक्यूज मी मैम, जी CAPD को किस एज तक डायग्नोस किया जा सकता है? किस लेवल, मतलब अर्ली एज कौन सी है? देखिए, अगर ये क्या है, CAPD एक ऐसी चीज है जो यूजुअली अगर होगा बचपन से भी अगर बच्चे को, it doesn't come into picture unless the child starts going to school, because that is the time when actually parents also come to know, and through whatever complaints in the school कि वो अभी पता चलने लगा है कि कोई दिक्कत है इसको, पढ़ने लिखने में जब दिक्कत होती है, so usually it is diagnosed around that age only. It can be a 3 or 3+ or 3.5, like हो सकता है ना? See, the restriction is such that when it in too young child we cannot diagnose. Why? Because that time उसके पास इतनी language भी नहीं होती है कि हम तब समझ पाए. And as you see the characteristics, few of them we can come to know as the child starts growing from 3 years to 4 years. And mainly proper अगर तब तक अगर मिस भी हो गया है तो जब स्कूल एज तक आते आते वो एग्जैक्टली प्रॉपर उसकी प्रॉब्लम है जो उसकी एकेडमिक्स वगैरह को अफेक्ट करने, तब फिर पेरेंट्स आपके पास आएंगे कि ऐसी ऐसी दिक्कत है. ओके मैम, थैंक यू. मैम एक क्वेश्चन आंसर बताइए कि जब जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसा हो जाता है तो क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है? नहीं, जेनेटिक नहीं, ये प्रोसेसिंग बेसिकली डिसऑर्डर है. इसका ट्रीटमेंट एज सच दवाई या किसी चीज से नहीं होता है, सिंस इट इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. सो थेरेपी इज द ओनली ऑप्शन. बट इफ जेनेटिक इज देन जेनेटिक स्क्रीनिंग आप जब कराओगे बच्चे का, तब आपको शायद पता चल सकता है कि वो इस डिसऑर्डर के एट रिस्क पे है कि नहीं है. जी जी, ठीक, ओके, थैंक यू. हेलो, गुड इवनिंग मैम. जी मैम एक क्वेश्चन है, जैसे कि साउंड डिस्क्रिमिनेशन हम जो है वो, जैसे कि कोई बच्चा है उसको नहीं सुनाई दे रहा, तो हम जैसे कि किसी रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में है, तो हम एक्चुअली जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि हम इसको ना आवाज नहीं आ रही, तो एक जो साउंड डिस्क्रिमिनेशन का आपने बताया था कि साउंड डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट हम वैसे भी कर सकते हैं, तो उसका जो डिस्टेंस होता है मैम, वो डिस्टेंस क्या होता है जब हम उस टेस्ट को करते हैं? नहीं, अगर बच्चे को सुनाई ही नहीं दे रहा है तो साउंड डिस्क्रिमिनेशन आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि साउंड डिस्क्रिमिनेशन के पहले साउंड डिटेक्शन आता है. तो इफ डिटेक्शन इज ओनली नॉट देयर, देन साउंड डिस्क्रिमिनेशन द चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू डू एनीवेज. जी मैम. So if the child has a hearing loss, then first you need to work on detection. If he will start detecting with hearing aid, then you can work on discrimination. तो मैम जो डिस्क्रिमिनेशन का वो होता है मैम, वो क्या होता है? डिस्टेंस कितने मेजर करते हैं? Distance नहीं, it is depends on how you are training the child. And if discrimination के लिए you are training, then it is obviously depends whether it is a normal hearing के लिए है, तो obviously near ear से start होके फिर वो usually speech sounds में discrimination पे हम work करते हैं. जी मैम. एक्सक्यूज मी मैम, LPD और CAPD अगर हम डायग्नोज कर रहे हैं, बेसिकली आई एम अ स्पेशल एजुकेटर एंड हैव डन माय BEd HI मलिया वर्जन. सो जी. अभी मेरे पास रिसेंटली एक 3+ चाइल्ड है
एंड उसको लैंग्वेज प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आ रही है। ऑडिटरी वो सुनता है, बट समटाइम वही आप जैसा आपने बताया कि वो बच्चा उसमें से बहुत सारी चीजें मिस कर जाता है। एंड जो स्पीच और ऑडियोलॉजिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है जी उसने सिंपली ये बोला है कि डिले लैंग्वेज है जी। बट मैंने जो ऑब्जर्व किया उसको, तो सिंपली मुझे नहीं लग रहा कि उसके लैंग्वेज डिले है। कई बार हम उसको कमांड देते हैं और वो कमांड्स वो पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहा है। See, But ma'am, that could, yeah. yes, So what happens in this is na, first if the whatever evaluation first, ऐसे केस में पहले डिटेल हियरिंग एंड स्पीच एंड लैंग्वेज इवैल्यूएशन होना चाहिए। और अगर स्पीच एंड लैंग्वेज इवैल्यूएशन में डिले अगर लिख के आ रहा है, then whatever you are saying, ma'am, कि वो then it is a part of the language delay. And if the child has no issues with hearing and speech language delay, then other investigations need to be done in case of whether there is a learning disability issue, or then everything needs to be differentially diagnosed. That is the thing. okay. Thank you. Yeah. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी निश्चित ही आज के विषय पर आपने एक महत्वपूर्ण और सारगर्भित विषयक भाव हम सभी के बीच रखा। मैं सभी प्रतिभागियों के बीच एक अत्यंत ही जनजागरूक सूचना प्रस्तुत करना चाहूंगा। सीआरसी लखनऊ के प्रांगण में क्रॉस डिसेबिलिटी शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र स्थापित किया गया है, अर्थात अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। विद्यालय पूर्व के नन्हे मुन्ने प्यारे भैया और बहनों के लिए, प्यारे छोटे बच्चों के लिए अर्ली इंटरवेंशन सेंटर क्रॉस डिसेबिलिटी शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र सीआरसी लखनऊ में सेवाओं के बृहत्तम भाव के लिए स्थापित किया गया है, जिसमें हम सभी सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे बाल चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा, वाक एवं श्रवण चिकित्सा, वाणी एवं भाषा हस्तक्षेप, व्यवसायिक चिकित्सा, विशेष शिक्षा, व्यवहार संशोधन एवं परामर्श, संज्ञानात्मक कौशल प्रशिक्षण, पारिवारिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण, परिवार चिकित्सा, खेल चिकित्सा, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, बहुआयामी क्रियाएं, दैनिक जीवन की गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण, क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच से सेवाएं। हम ये सेवाएं इसको प्रदान करते हैं वाक एवं भाषा दिव्यांगजनों को, श्रवण बाधित जनों को, स्वालीनता से ग्रसित जनों को, बौद्धिक अक्षमता वाले बालकों को, दृष्टि बाधित बालकों को, चलन अक्षम बालकों को, जन्मजात विकृति से विकृत बालकों को, बहुदिव्यांगता से ग्रसित बालकों को, विकासात्मक विलंब के बालकों को, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मांसपेशी दुर्विकार, अधिगम अक्षमता, एडीएचडी, रक्त विकार, भावनात्मक व्यवहार विकार से ग्रसित बालकों तक हम ये सेवाएं प्रदान करते हैं। हमारा कोट है, सभी बच्चों में प्रतिभाएं हैं, कई बार उन पर विश्वास करने और छोटी सी मदद करने की आवश्यकता होती है। तो आइए हम सभी विशेष शिक्षक हाथ बढ़ाएं और एक दिव्यांगजनों के लिए कुशल सामर्थ्यवान समाज की स्थापना हेतु आगे बढ़े। प्यारे विशेष शिक्षकों, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी दिव्यांगजन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाने वाला एक अद्वितीय भाव है। यह मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन 24x7 24 घंटे 7 दिन आप सभी की सेवा के लिए आपके बीच है। मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का नंबर है 1800-599-0019 1800-599-0019। यह सेवा पूरे भारत में 13 भाषाओं में प्रदान की जा रही है। आप सभी इसके समुचित प्रचार प्रसार एवं इसकी पहुंच को सुनिश्चित करने हेतु निरंतर इसे एक स्थान से दूसरे स्थान, एक जन से दूसरे जन और एक पहुंच से दूसरे पहुंच तक पहुंचाने में विशेष शिक्षा एवं मंत्रालय के इस भाग का एक पूर्णतम भाव स्थापित करें। चैट बॉक्स में आप सभी को फीडबैक लिंक डाल दी गई है। सारे प्रतिभागी फीडबैक को फिलअप कर लें
जिससे इस कार्यक्रम के मर्मज्ञता को प्राप्त करते हुए सर्टिफिकेशन भी आप तक हम सहज भाव में पहुंचा सके, सर्टिफिकेट को भी आप आसानी से प्राप्त कर सके। जिनका सर्टिफिकेट पेंडिंग चल रहा है, कई हमारे प्रतिभागी बता रहे थे, उन लोगों का सर्टिफिकेशन बहुत जल्द ही उनके गूगल जीमेल अकाउंट पर हो जाएगा। मैं धन्यवाद ज्ञापन की कड़ी में सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आदरणीय मानसी दोषी मैम का, जिन्होंने आज एक अत्यंत ज्ञानवर्धन और श्रेष्ठतम भाव से युक्त अपना उद्बोधन हम सभी के बीच में रखा। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे पैट्रॉन्स डॉक्टर हिमांशु दास सर, निदेशक पीडीयू आईपीबीडी न्यू दिल्ली का। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं श्री रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ का, जिनके निरंतर निर्देशन में हम ऐसे ऊर्जावान और रचनात्मक कार्यक्रमों को आप सभी के बीच ला रहे हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आदरणीय राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सीआरसी लखनऊ का, श्री विकास मिश्र जी, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर सीआरसी लखनऊ, श्री अमित कुमार सर, क्लिनिकल असिस्टेंट सीआरसी लखनऊ का, जिनके काठिन्य प्रयास से यह कार्यक्रम स्वरूप को प्राप्त हुआ और स्वरूप के साथ साथ ये आप सभी के बीच आया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपनी बगिया के उन पुष्पितमान सभी पुष्पों का, अपने सभी प्रतिभागियों का, जिनकी प्रतिभागिता से कोई भी कार्यक्रम अपनी बृहत्ता को, अपनी समृद्धता को प्राप्त होता है। ऐसे सभी प्रतिभागियों का सीआरसी लखनऊ और सीआरसी लखनऊ की तरफ से संपूर्ण विशेष शिक्षा एवं हमारे अन्य डिपार्टमेंट की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सभी का सादर प्रणाम करता हूं। पुनः मानसी दोषी मैम को मैं सादर धन्यवाद करते हुए इस कार्यक्रम को आधिकारिक रूप से यहीं पूर्ण करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम।